हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो प्लीज़ हमारे साथ आके जुड़ जाइए। हमने गैसियस स्टेट चला रहे हैं अभी। तो वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हमने आप लोगों को पता होगा, जो लोग ये हमारा शेड्यूल है, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। ये होगा हमारा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का शेड्यूल। इस 3 महीने में हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी करके अच्छे से आपको नोट्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपको आपका सिलेबस ख़त्म किया जाए आईआईटी जैम 2023 के लिए। ठीक है, तो जो लोगों को नहीं पता प्लीज़ आके जुड़ जाइए। अच्छे से अपना स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये हमारा शेड्यूल होगा और हमने ऑलरेडी लिक्विड स्टेट कवर कर चुके हैं एंड हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है अभी, गैसियस स्टेट अभी चल रहा है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो खत्म हो चुका है। ऑर्गेनिक में भी जीओसी खत्म हो चुका है, स्टेरियो केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग नहीं जो लोगों को अभी तक नहीं पता, प्लीज़ आप आके जुड़ जाइएगा क्लास टाइमिंग पे। ठीक है, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ कंप्लीटेड कोर्स रिक्वेस्टेड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पीरियडिक टेबल। आप अगर हमारा चैनल विजिट करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे हर टॉपिक का एक एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आप कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नोट्स को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है उसमें जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्स देयर, आईआईटी जैम, डीयू, बीएचयू एंड ये सब आप अपेयर करने वाले हैं। तो इस सब के लिए कोर्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। सी सर नेट एंड गेट के लिए थोड़ा बड़ा सिलेबस होगा, लेकिन ये सब एंट्रेंसेस के लिए ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। आप ग्रेजुएशन का 3 ईयर में, 3 ईयर में आप जो कोर्स पढ़ते हैं वही है। एंड सिर्फ आपका आपका क्या होता है, कॉलेज के एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना होता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करना होता है। तो प्लीज़ आप आगे जुड़ जाइए एंड अपना नोट हमेशा रिवाइज करते रहेगा, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर में ये पढ़ा था कि मोलिकुलर वेलोसिटीज क्या क्या होते हैं। दे आर आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड sorry, these are RMS, most probable and average velocity. These are molecular velocities. RMS का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 3 लेटर्स हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 RT/M। MP 2 लेटर्स है, उसको कैसे आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 RT/M आ जाएगा। उसके बाद वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या आता है हमारे पास, आप लोग खुद बताइए क्या होगा। ये आ जाएगा 8 RT/πM का रूट ओवर। ठीक है, अगर ये हमारा ग्राफ था, ये अगर यहाँ पे हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया था एंड इधर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने वेलोसिटी लिया था। तो ये होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके बाद होगा एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद होगा आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसका है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा। वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दिस ट्रेंड is for is according to the value of velocity। वेलोसिटी की अगर हम बात करें इसका ये ट्रेंड आ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, इफ वी टेक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी है, उसके बाद
RMS है। तो इस ट्रेन को आपको कैसे याद रखना है, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। आप याद रख सकते हैं कि राम भगवान जी, तो वहां से आप इसको याद रख सकते हैं कि वेलोसिटी सबसे किसका ज्यादा होगा, आर का, फिर ए का, फिर एम का, राम। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। ठीक है, थोड़ा स्लाइड चेंज कर लेती हूँ मैं। 1 सेकेंड गाइस। देखिए अभी ये हो गया हमारा, आप लोगों ने समझ लिया कि लॉज ऑफ, आप लोगों ने समझ लिया वेलोसिटी क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द डायनामिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम the total energy of the system is shared equally by all degrees of freedom। मतलब क्या होता है, simply the energy associated with each degrees of freedom। degrees of freedom क्या होता है, हमने पढ़ा था उसका कितना फ्रीडम है, एक गैस मॉलिक्यूल का कितना फ्रीडम है। एक फ्रीडम होता है क्या, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अनदर इज रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड तीसरा हमारे पास क्या था आप लोगों का, वाइब्रेशनल degrees of freedom। And this vibrational degrees of freedom at room temperature, low temperature, low temperature पे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक गैस मॉलिक्यूल का नहीं होता है, सिर्फ एट हाई टेम्परेचर gas molecule possess vibrational degrees of freedom, but ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल हर जगह होता है, सिर्फ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाई टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं देखा जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या होता है। दीज आर द सम टर्म्स। आप लोगों को मैं ये क्या होता है समझ, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सो एक डायनामिक सिस्टम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होता है एक रिएक्शन में। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए कि N2 प्लस 3H2 इट गिव 2NH3। दिस इज अमोनिया गैस प्रिपरेशन। ठीक है, दिस इज अमोनिया गैस प्रिपरेशन। N2 यहाँ पे गैस मोलिक्यूल है, H2 यहाँ पे गैस मोलिक्यूल है, एंड अमोनिया इज ऑल्सो गैस मोलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना मॉलिक्यूल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जितना प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, दिस साइड इज प्रोडक्ट साइड, दिस साइड इज रिएक्टेंट साइड, ये आपको पता होगा। सो क्या होता है कि यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना मतलब क्या, जितना मॉलिक्यूल आप लोगों का, जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट। मतलब एक रिएक्शन, मान लीजिए कि एक कंटेनर हमने ले लिया, वहां पे हमने नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस ले लिए। मान लीजिए कि हमने ये बड़ा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस है, एंड दिस जो छोटा छोटा डॉट है ये है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हीट करें, इसका प्रोसेस अलग होता है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे। दिस इज आवर बर्नर, बर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस को लेकर हीट दे एंड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एट समथिंग प्रेशर क्या होता है मुझे याद नहीं कौन सा प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर मेंटेन इज ऑल्सो ए प्रेशर इज मेंटेन। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर अमोनिया गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब अमोनिया गैस स्टार्ट होना प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही अमोनिया गैस इक्वली विल बी कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट। मतलब जितना यहाँ पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा, उतना अमोनिया गैस
ब्रेक करके आप लोगों का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है जहाँ पे एक रिएक्शन का चेंज कांस्टेंट है। मतलब हमारे पास रिएक्टेंट का मोल, रिएक्टेंट का जितना हमारे पास वैल्यू होता है, एंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रिमेन सेम, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग एंड ब्रेकिंग इनटू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साइड से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट के साइड से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जा रहे हैं, एंड द चेंज टोटल चेंज तो टोटल चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कांस्टेंट है। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कभी ज़्यादा नहीं हो जाता, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल कभी, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कभी ज़्यादा नहीं हो जाता, इक्वली रहते हैं। चेंज जो होता है इस रिएक्शन में, जो टोटल चेंज अगर हम देखने की कोशिश करें तो दैट विल बी कांस्टेंट। तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक डायनामिक सिस्टम होता है जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कांस्टेंट नहीं हो जाता, या फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कांस्टेंट नहीं रहते, हमेशा मूव करते रहते हैं प्रोडक्ट के साइड से, प्रोडक्ट के साइड से फिर से रिएक्टेंट के साइड से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक सिस्टम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का सिंपल आप क्या बोल सकते हैं उसको, मान लीजिए कि ये हमने एक सिस्टम लिया, उसी सिस्टम ले लेते हैं कि जहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक सिस्टम। तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर चुके हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज मेंटेन्ड हियर, एंड इस कंटेनर में इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, जहाँ पे भी आप एक पॉइंट मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ठीक है, दिस विल बी आवर कंटेनर। तो आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए एक कंटेनर में, वहाँ पे एक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये ऐसा आपका नहीं होगा कि वाल के पास टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, मिडिल पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वाल की साइड पे, मिडिल पोजीशन पे, या फिर इस कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पे, जो कोई भी स्पेस है, टोटल होल स्पेस में कंटेनर में आपका टेम्परेचर सेम है। मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसी स्टेट पे हमारे पास, मैंने आपको बोला था कि लॉज जब गवर्न होता है तब उसके पास एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है। तो वहाँ पे एंड एक कंडीशन होता है, एक कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम उस लॉ को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी में क्या क्या आपका कंडीशन है? पहला कंडीशन इज दैट द सिस्टम शुड बी ए डायनामिक सिस्टम। ए सिस्टम शुड बी ए डायनामिक सिस्टम, एंड वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा होगा, एंड द सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, हर पॉइंट पे आप लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, एंड द एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमारे पास ये जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, वहाँ इस 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, फ्रीडम के ऊपर इक्विपार्टीशन एनर्जी का वैल्यू डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं, दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। आप मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, ओके। कैलकुलेशन ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। सो ये क्या होता है, हमने देखा कि एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर, मान लीजिए कि फॉर हम 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है, फॉर 1 मॉलिक्यूल पहले लिख लेते हैं। फॉर 1 मॉलिक्यूल हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर बाई एन ए इंटू टी इंटू एफ टी। एफ टी हियर
is equal to translational degrees of freedom. T is temperature, Na is Avogadro number, and R is the universal gas constant. प्लस 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर ये डिपेंड करता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ, फिर से हाफ इंटू आर बाई एन ए इंटू टी इंटू रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ आर प्लस आर बाई एन ए इंटू टी इंटू एफ भी। यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई नहीं होता, सिर्फ ये दो में हाफ मल्टीप्लाई होता है। एंड वैसे ही सिंपली आप लोगों का फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन विल बी मल्टीप्लाइड इन ईच केस, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एन आर आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू आर बाई एन ए इंटू एन टी, एन आर टी ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, हाफ इंटू एन आर टी बाय एन ए। वैसे ही आप लोगों का क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एन आर टी बाई एन ए इंटू एफ आर इंटू एन प्लस एन आर टी डिवाइडेड बाई एन ए इंटू वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल। एंड आप लोगों का अगर आप बात करें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, इस टर्म में आप लोगों का एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आता है आप लोगों का इक्विपार्टीशन एनर्जी में। सो आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं। ठीक है, एंड टी विल बी ऑलवेज इन केल्विन। तो आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो आप लोगों का डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, इसका वैल्यू क्या आ जाता है आप लोगों को याद होगा। एंड मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एट रूम टेम्परेचर पे हम वाइब्रेशनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ अगर आप लोगों का हायर टेम्परेचर होगा आप लोगों को वाइब्रेशनल एनर्जी लेना है। फिर भी आप लोग एक बार एग्जाम में ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी विल बी इक्वल टू, अगर हम बात करें, दिस विल बी इक्वल टू हाफ आर टी फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया है, तो हाफ आर टी इंटू ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए 3 ही होता है, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाफ इंटू आर टी इंटू हमने लिया यहाँ पे क्या, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल लिया है, तो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 2 होता है, प्लस यहाँ पे हमें 0 लेना है क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रूम टेम्परेचर पे कोई मॉलिक्यूल का नहीं होता अप्रोक्सीमेटली, तो उसको हम 0 मान लेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों का, 3/2 आर टी प्लस 1 आर टी, दिस विल बी इक्वल टू 5/2 आर टी। टी टी एंड आर आप अगर चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू आपका निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं निकाल रही हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें हायर टेम्परेचर पे, तो उसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एट हायर टेम्परेचर। वो तो फिर आप लोग क्वेश्चन देख के प्लीज कीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा पहले, उसके बाद आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर इक्विपार्टीशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक विच इज रियल गैस इक्वेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें समझने के लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है तो फिर चलते, रियल गैस इक्वेशन आप लोगों को शायद याद होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा उसको। तो हम आज पढ़ेंगे रियल गैस इक्वेशन एंड इसका कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन क्या होता है, P प्लस an स्क्वायर बाई v स्क्वायर होल इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज आवर रियल गैस इक्वेशन।
अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक लॉज गिवन था, क्या गैस गैस लॉ क्या गिवन था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एंड हियर प्रेशर इज फॉर द ये कौन सा प्रेशर था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये प्रेशर था, प्रेशर exerted by the gas molecule on the wall of the container, on the wall of the container, ठीक है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम क्या गिवन था आप लोगों को, वॉल्यूम पॉजेस्ड बाय, दैट इज फ्री वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पॉजेस्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब क्या होता था, मतलब अगर हम एक कंटेनर मान ले तो इस वाल के साथ गैस मॉलिक्यूल जब कोलिजन करते हैं तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे हो गया P, एंड द वॉल्यूम व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम इज दैट, दैट इज द, जब एक गैस मॉलिक्यूल मूव करता था तब वो कहीं पे भी चाहे मूव कर सकता था फ्रीली। मतलब अगर हम यहाँ पे एक पिस्टन कनेक्ट कर लेते हैं, सॉरी गाइस, तो अगर हम वहाँ पे एक पिस्टन कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल आप लोगों का कोई भी स्पेस पे फ्रीली मूव करता था, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होता था, ठीक है। तो 1 सेकेंड गाइस प्लीज, सॉरी। तो दिस इज आवर, तो मान लीजिए कि ये गैस मॉलिक्यूल है, तो ये गैस मॉलिक्यूल फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकता था, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल हमने माना था क्या, गैस मॉलिक्यूल इज वेरी, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इज वेरी नेग्लिजिबल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर। तो अगर कंटेनर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो गैस मॉलिक्यूल का बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, तो वो चाहे कोई भी स्पेस पे फ्रीली मूव कर सकता है, यहाँ पे जा सकता है फ्रीली, एक मॉलिक्यूल चाहे जितना चाहे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है फ्रीली वॉल्यूम को, ठीक है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, द वॉल्यूम चाहे जहाँ पे चाहे मूव कर सकता है फ्रीली, कोई भी वॉल्यूम पे, ठीक है, कोई भी स्पेस पे फ्रीली मूव करता था। क्यों, क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल थे उनका वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल थे, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हुआ तो बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाता है कंटेनर में, तो गैस मॉलिक्यूल फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते थे। तो ये होता था हमारा पी एंड वी का कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। हमने तो ये होता था हमारा लॉ, गैस लॉ, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉ जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब ऑलरेडी वो एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने ऑलरेडी इसको बनाया होता है, तो ये लॉ एक कांस्टेंट होता है। जब भी ये पहले पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन ही, आइडियल गैस लॉ ही गिवन हुआ था, तो उसके बाद जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उनको कुछ अलग ही थ्योरी पता चली, उनको बहुत अलग अलग स्पेशल फैक्ट्स पता चले, लेकिन हम तो लॉज को और अभी बदल बदल नहीं सकते, थ्योरी अगर होता तो हम शायद बदल देते, ठीक है, थ्योरी बदल सकता है क्योंकि वो अजम्पशंस होता है, लेकिन लॉ गवर्न हो गया मतलब वो कांस्टेंट ही है, उसको और हम चेंज नहीं कर सकते, लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, मतलब वो यूनिवर्स में ऑलरेडी, आप इंडिया की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका में बात करें, कहीं पे भी बात करें, लॉ इज कांस्टेंट, आइडियल गैस लॉ सब, हर एक यूनिवर्स में आइडियल गैस लॉ कांस्टेंट है। तो जब हमने ये देखा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट था कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, this law is given based on this concept, okay। and second concept आपको क्या given था, that the volume the volume occupied by the gas molecule, occupied by the gas molecule
occupied by the gas molecule is negligible, then is negligible in comparison to the total volume, in comparison to, sorry, in comparison to the total volume. ये जो लॉ हमें मिला था वो ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर गिवन था, लेकिन हमारे पास जो रियल गैस होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नहीं तो हम उसको लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं ना। वैसे ही हमारे पास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, वॉल्यूम भी मतलब गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई होता है, क्योंकि उसको हम लिक्विफाई करते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। एंड उसको अगर हम जैसे कि आपने सुना होगा कि ड्राई आइस एक होता है कि जब हम क्या बोलते हैं, जब हम क्या उसको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को जब हम हाई प्रेशर एंड बहुत ही लो टेम्परेचर पे लाते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में ना आकर डायरेक्टली आइस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो वो सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है ना। तो ऑब्वियसली एंड गैस मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एंड उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके सो लेकिन ऑलरेडी हमारे पास लॉ गिवन हो चुका है, तो उस लॉ को हम तो और चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें हम कोई करेक्शन टर्म ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारे पास जो लॉ गिवन है वो कांस्टेंट रहे। तो इसीलिए हमने इसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म एंड इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म। हमारे पास जो लॉ गिवन था वो यूनिवर्सल लॉ था, उसको हम तो और चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम उसमें करेक्शन ला सकते हैं, उसमें कोई भी करेक्शन टर्म ऐड या अप्लाई करके उसको हम कांस्टेंट फिर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास लॉ कांस्टेंट रहेगा एंड हमारे पास करेक्शन टर्म भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये करेक्शन टर्म ऐड हुआ एंड सब्सट्रैक्ट हुआ। तो कैसे कैसे हुआ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी, ठीक है। तो प्लीज ये स्लाइड में मैंने जो लिखा उसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो ठीक है, अब चलते हैं कि क्यों ये सब गिवन हुआ, कैसे कैसे ऐड हुआ, ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन टर्म, हमारे पास प्रेशर करेक्शन टर्म कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड द प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स होता है, गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड जब वो कोलाइड करते हैं ईच अदर मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, तो क्या होता है, हमने सिर्फ प्रेशर में ये पढ़ा था कि आइडियल गैस थ्योरी में ये पढ़ा था, आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने दिया था, तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो होता है सिर्फ कंटेनर के साथ कोलाइड करके ही होता है, लेकिन हमारे पास अगर हम मान लें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट करता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में, तो जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में एक प्रेशर एक्सर्ट भी होगा। तो प्रेशर करेक्शन टर्म में क्या होता है कि हमने सिर्फ माना था कि प्रेशर इज ड्यू टू द collision between the gas molecule and the container, लेकिन हम प्रेशर में इसको यहाँ पे और भी क्या कंसिडर करेंगे, द collision और द प्रेशर exerted by the collision between the gas molecules also, ठीक है। वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ साथ दो मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा कोलिजन के बाद, उसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एट हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर,
अगर हम बात करें, हमेशा याद रखिएगा, at high temperature and low pressure the gas molecule resembles as ideal gas. हर एक रियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आइडियल गैस के तरह बिहेव करता है। तो मैं आपको यहाँ आगे आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगी कि कैसे होता है। तो देखिए, हमने देखा कि प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कंटेनर के साथ, और एक प्रेशर एग्जर्ट होता है दो मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास जो आता है वो लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक डिस्टिंग्विशेबल प्रेशर के साथ हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। द प्रेशर, उसको आप लिख लीजिए थोड़ा तो आपको याद आ जाएगा। द प्रेशर और द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन can't be neglected in case of low temperature and one second guys मेरे पास जो प्रेशर आता है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। वन सेकेंड में थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। इन केस ऑफ लो टेम्परेचर एंड ए कंसिडरेबल प्रेशर, है ना। तो इसीलिए हमारे पास जो प्रेशर गिवन होता, मतलब क्या होता है कि द मॉलिक्यूल्स व्हेन स्ट्राइक टू द वॉल्स विथ ए स्मॉलर फोर्स एंड इनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जर्ट करता है। तो मान लीजिए कि ये कंटेनर है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा है, एंड मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल के बीच में एक पर्टिकुलर इंटरमॉलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए जब एक मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलिजन करने के लिए जाता होगा, तो उसके पीछे एक अट्रैक्टिव फोर्स उसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे उसके पीछे जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में भी एक पर्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो जितने स्पीड से वो जाता था, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, तब वो जितने जोर से जाके कोलाइड करता था, कोलिजन होता था, उससे कम हो जाएगा, क्योंकि ड्रैग कर देंगे उसके पीछे जो मॉलिक्यूल होंगे, और उसके आसपास जो मॉलिक्यूल होंगे उसको पीछे ले आएंगे ड्रैग करके। इसीलिए उसका कोलिजन जो होना था वॉल के साथ, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो consequently the pressure we observe is relatively smaller than the pressure if there were no attractive forces. In other words, the observed pressure, हमने जो यहाँ पे प्रेशर माना था PV is equal to nRT, यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व प्रेशर माना था वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के द्वारा उसको खींच लिया गया, कोलिजन करने से रोक लिया गया। मतलब वो धीरे से जाके कोलिजन करेगा, कंपैरेटिवली उसका स्पीड कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द आइडियल गैस। रियल गैस में क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे तो उसको पीछे से ड्रैग करेंगे, उनके बीच में आज देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, so the molecules drag each other, and which oppose the collision between the wall of the container and the molecule, so the pressure will be lower। ये जो ऑब्जर्व प्रेशर हमने यही माना था ना कि कंटेनर के साथ जब वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वही होगा। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के द्वारा वो धीरे से जाके कोलाइड करेगा, तो प्रेशर भी धीरे से एग्जर्ट होगा। तो प्रेशर यहाँ पे उसका वैल्यू कम आ गया। एक प्रेशर हमने माना था, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जर्व प्रेशर आ रहा है अभी अभी अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के केस में देखते हैं, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आया वो लेस आया इस प्रेशर से। एक कंसिडरेबल प्रेशर हमने जो आइडियल गैस में लिए थे उससे कम आया। तो उसको बराबर करने के लिए आइडियल प्रेशर के साथ उसको हम एक टर्म कुछ ऐड करेंगे, तभी वो इक्वल हो सकता है आइडियल गैस के साथ। देखिए,
फिर से समझिए, आइडियल गैस लॉ जो होता है वो कांस्टेंट है। उसमें हमें एक कंसिडरेबल प्रेशर प्रेशर माना था, जो कि कब एग्जर्ट होता है कि जब वो वाल के कंटेनर के साथ कोलिजन होके होता है। एक कंसिडरेबल प्रेशर हमने ये माना था। लेकिन ड्यू टू सॉरी गाइस, ड्यू टू द यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक कंसिडरेबल प्रेशर हमारे पास दिखाई देता है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे पास आता है, व्हिच ड्रैग द मॉलिक्यूल बिफोर द कोलिजन। तो इसीलिए हमारे पास जो कोलिजन होता है वो इतना इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है, इसीलिए वो प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब ऑब्जर्व प्रेशर से कम हो गया, लेस हो गया। तो जो लेस हो गया उसको इससे कंपेयर करने के लिए, जो ऑब्जर्व प्रेशर आ रहा है उसको इसके साथ कंपेयर करने के लिए, वैल्यू को सेम करने के लिए उसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये कम हो गया वैल्यू, अगर वैल्यू कम हो गया तो उसमें हम ऐसा कुछ ऐड करेंगे जिससे वो इसके साथ इक्वल हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, या ऐड करते हैं ए एन स्क्वायर में वी स्क्वायर। क्यों यहाँ पे ऐड करते हैं? देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, गिवन है हमारे पास कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक एक मिनट गाइस। इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे। तो हमारे पास क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर volume of the container will be equal to n by v, and n by v will be directly proportional to the pressure. Pressure is directly proportional to density, तो उसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि number of n by v will be directly proportional to the density, और उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि the number of molecule per volume will be directly proportional to the decrease in velocity। क्यों ये हुआ आप इमेजिन कर पा रहे हैं? क्योंकि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा उतना आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करेगा। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज किया तो वो और भी ज़्यादा जोर से उसको ड्रैग करेंगे, ताकि हमारे पास जो प्रेशर होगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो प्रेशर होगा वो बहुत कम हो जाएगा। जो कंटेनर के पास जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके आसपास इंक्रीज कर जाए तो दो आसपास मॉलिक्यूल है उसको और भी इंटरमोलिकुलर फोर्स से और भी ज़्यादा पीछे खींचेंगे। तो वैसे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जिट कर रहा होगा वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वैसे ही हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि लिख सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा उतना वेलोसिटी में यहाँ पे डिक्रीज भी आ जाएगा, उतना धीरे वो जाके कोलाइड करेगा वाल के साथ। तो उसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन वेलोसिटी। और हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, और एक तरीका में इसको भी लिख लेते हैं कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा उतना डिक्रीज करेगा नंबर ऑफ कोलिजन में। आसपास जितना कोलिजन होना था उससे कम होगा, ड्यू टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको हम डिनोट करते हैं, ये जो प्रेशर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जो प्रेशर का टर्म यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलते हैं पी आई। then the pi will be directly proportional to number of volume into number of volume। ये दो फैक्टर को हमने फाइनली कंसिडर किया, that will be it will be directly proportional to decrease in velocity, and it will be directly proportional to what, decrease in number of collision है। ठीक है, ठीक है, 1 सेकेंड वेट कीजिए थोड़ा। तो इसीलिए हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको कंबाइन करके हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, these two are combined as pi will be directly proportional to n by v into n by v, decrease in velocity into decrease in number of collision। तो pi will be directly proportional to n square by v square,
कांस्टेंट ऑफ टर्म को हमें हटाने के लिए उसमें हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई भी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए हो जाएगा हमारे पास क्या, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ए होगा हमारे पास एन, एंड दिस इज आवर प्रेशर करेक्शन टर्म, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ ए gives the idea of the magnitude of force of attraction or the intermolecular the magnitude of attractive forces between the molecules of the gas. A gives the idea about the magnitude of attractive forces. इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ए क्या डिनोट करता है। आपको ऑप्शन में ऐसा दे दिया होगा कि रिपल्सिव फोर्स, प्रेशर, अट्रैक्टिव फोर्सेस और डेंसिटी, आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया होगा, आप लोगों को पूछ लिया होगा। एंड ये ऑलरेडी शायद आ चुका है IIT जैम 22 में, ऐसा क्वेश्चन शायद आया था एक। तो ए यहाँ पे क्या डिनोट क्या रिप्रेजेंट करता है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। ए हमारे पास डिनोट करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड उसका यूनिट हम लिख सकते हैं, ए का यूनिट क्या आ जाएगा, ए का यूनिट आएगा ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ATM इज इक्वल टू ऑलमोस्ट बार होता है, तो बार लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ए क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास देखिए हमारे पास अगर प्रेशर गिवन है, जो हम प्रेशर ऐड कर रहे हैं उसका वैल्यू अगर हम मान लें कि हमें डिराइव किया है यहाँ पे कि प्रेशर विल बी इक्वल टू द क्या होगा, एक सेकेंड, द प्रेशर विल बी इक्वल टू AN स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, है ना। हमने यहाँ पे ये डिराइव किया कि द प्रेशर इज इक्वल टू AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू कैलकुलेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू P भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। प्रेशर हमारे पास उसको हम डिनोट करते हैं ATM के साथ और बार के साथ। एंड हमारे पास वॉल्यूम डिनोट होता है L लीटर में, एंड N इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम मोल लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया कि 10 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। एंड दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट यूनिट, आप लोगों को पूछ लेगा कन्वर्ट करके, एग्जाम में जरूर आएगा इसका कॉन्सेप्ट, अच्छे से याद रखिए। क्या आ जाएगा, ATM लीटर स्क्वायर इंटू मोल टू द पावर -2 और बार लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2। दिस इज द यूनिट ऑफ ए। अच्छे से आप इसको बॉक्स करके अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो ए क्या होगा, अगर हमारे पास लार्जर वैल्यू ऑफ ए आएगा, ये भी बहुत बार आ चुका है, अगर हमारे पास लार्जर वैल्यू ऑफ ए होगा देन द intermolecular force of attraction will be greater, then the intermolecular force of attraction will be greater। ठीक है, तो ऐसे भी आपको बोल सकते हैं कि आपको 4 टाइप्स ऑफ गैस दे देगा एंड वहां पे आपको बोल देगा कि यहाँ पे ए का वैल्यू किस में ज्यादा है। मान लीजिए कि आपको ये दे दिया है, H2 दिया है, CO2 दिया है, SO2 दिया है एंड N2 दिया है। इसमें आपको निकालना है कि यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू किस में ज्यादा होगा। ये IIT एग्जाम में भी आ चुका है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो अपीयर्ड इन एग्जाम, ठीक है। मान लीजिए ए एंड जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में, वो किस तरह का इंटरेक्शन होता है। मैंने आपको लिक्विड स्टेट में भी ये बताया था कि जो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है वो किस तरह का इंटरेक्शन होता है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अगर हमारे पास एक छोटा मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पे लेस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एंड अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा। तो इस 4 टाइप्स ऑफ गैस में हमारे पास किस में ए का वैल्यू ज़्यादा होगा? SO2 में, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर मास जो है बहुत ज़्यादा है। मास अगर ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो ए भी ज़्यादा होगा। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर हमारे पास लार्जर वैल्यू ऑफ ए होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो बी ग्रेटर। ठीक है। तो ये हमने हमारे पास प्रेशर करेक्शन टर्म आ गया क्या, PI इज इक्वल टू A²/V²। उसको हमने आर क्योंकि क्योंकि हमारे पास हमने जो एक कंसिडरेबल प्रेशर आइडियल गैस में लिए थे उससे हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आ रहा था वो कम आ रहा था। तो आइडियल गैस के प्रेशर के साथ बराबर करने के लिए हमने एक प्रेशर करेक्शन टर्म ऐड किया। ठीक है। तो एंड ए इज नोन एज वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। मान लेते हैं कि अब देख लेते हैं कि वॉल्यूम करेक्शन टर्म कैसे ऐड हुआ। ठीक है। दी वॉल्यूम करेक्शन टर्म कैसे ऐड हुआ, तो हमने देखा था कि द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल में जो वॉल्यूम होता है एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल नहीं होता। रियल गैस में उसका एक कंसिडरेबल वॉल्यूम होता है। ठीक है। लेकिन ये आइडियल गैस में नहीं लिए थे। जो लॉ गिवन थे काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में उसमें ये गिवन नहीं था, ये गिवन था कि द वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल। बट यहाँ पे हमने ये क्या कंसिडर किया कि जो वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है वो एक कंसिडरेबल वॉल्यूम होता है। मतलब हम वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसका एक कंसिडरेबल वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव इन द इंटायर वॉल्यूम। हमारे पास जो PV इज इक्वल टू NRT था, प्रेशर हमने माना था कि द कंटेनर के साथ जो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एंड हमने वॉल्यूम क्या माना था, फ्री वॉल्यूम। मतलब एक मॉलिक्यूल एक कंटेनर में जितना वॉल्यूम फ्रीली मूव कर सकता है उसको हमने माना था फ्री वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, द गैस मॉलिक्यूल जितना फ्री वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता था एक कंटेनर में उसको हम बोलते हैं फ्री वॉल्यूम। लेकिन हमारे पास ये तब हमने कंसिडर किया था जब हमने ये माना था कि द वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल कंटेनर। लेकिन हमने अभी रियल गैस में हमारे पास एक कंसिडरेबल वॉल्यूम होता है। अगर एक कंसिडरेबल वॉल्यूम एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई डेफिनेटली एक मतलब एक बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे गैस मॉलिक्यूल। मान लीजिए कि ऐसे ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। आइडियल गैस के केस में हम माने थे कि जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हमारे पास इतने सारे गैस मॉलिक्यूल हैं एंड वो एक कंसिडरेबल वॉल्यूम, हर एक मॉलिक्यूल एक कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि एक दूसरा मॉलिक्यूल फ्रीली कहीं पे भी चाहे मूव कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन होगा। जब वो मूव करना चाहेगा तब वहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक कोलिजन होगा। तो वहाँ पे आप लोगों का वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। मैं देखा था ना कि जो हमने देखा कि हर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होता है, क्यों ऐसा होता है? एक कंसिडरेबल वॉल्यूम वेलोसिटी यहाँ पे शो होता है, फिर हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज करता है। क्यों ये वेलोसिटी कभी डिक्रीज करता है एंड इंक्रीज करता है? यहाँ पे क्यों मैक्सिमम है एंड यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल क्यों एक सेम वेलोसिटी में आप लोगों का मूव करे? क्योंकि वो एक मन चाहे जहाँ पे वो मूव नहीं कर सकते एंड इसीलिए उन लोगों का एक कंसिडरेबल एक स्पेसिफिक वेलोसिटी वो गैस मॉलिक्यूल मेंटेन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फ्री वॉल्यूम नहीं होता, उनके पास कम वॉल्यूम होता है। जब एक गैस मॉलिक्यूल मूव करेगा उसके पास हमने जो फ्री वॉल्यूम माना था, एक मान लीजिए कि हमने एक गैस मॉलिक्यूल को कंसिडर किया,
जब हमने आइडियल गैस में देखा था, ये चाहे कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई मतलब वो चाहे कोई भी वॉल्यूम में जा सकता था। लेकिन जब हमने आइडियल गैस को छोड़ के रियल गैस में आए, तब हमने ये कंसिडर किया that the volume of the molecule of a gas is not negligible as compared to the total volume of the gas. So this implies that the molecules are not free to move in the entire volume. We observe मतलब आइडियल गैस में जो फ्री वॉल्यूम था, उससे ऑब्जर्व वॉल्यूम क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। हमने जो ये माना था, फ्री वॉल्यूम माना था, वो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। पी भी एक कंसिडरेबल वॉल्यूम था, एक फ्री वॉल्यूम था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था। लेकिन जब हमने एक देखा कि एंटायर वॉल्यूम में वो मूव नहीं कर सकता, एक गैस मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली इज नॉट फ्री टू मूव अबाउट द एंटायर वॉल्यूम वी ऑब्जर्व। तो ये जो हमने जो भी ऑब्जर्व किया, हमने जो वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया, वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकता। मतलब जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम होगा, मतलब अब क्या हो जाएगा, अब जब उनके बीच में जब एक मॉलिक्यूल कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, तब जो फ्री वॉल्यूम होगा उस गैस मॉलिक्यूल का, द फ्री वॉल्यूम अब अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल is now is smaller than the observed volume. अब हमने जो ऑब्जर्व किया था गैस मॉलिक्यूल में एक फ्री वॉल्यूम, लेकिन अभी जो अगर हमारे पास मान के चले कि एक गैस मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तब जो फ्री वॉल्यूम होगा, पहले वाला जो ऑब्जर्व फ्री वॉल्यूम था उससे कम होगा, है ना। अच्छे से समझ में आ रहा है अगर आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई डाउट ना रहे। तो हमारे पास जो फ्री वॉल्यूम अब अवेलेबल है टू द गैस मॉलिक्यूल is smaller than the observed free volume in the ideal gas. Okay, so a correction term will be subtracted to the observed volume to get the ideal volume, है ना। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि b में डिनोट करते हैं, दैट इज v correction term will be equal to ideal gas volume minus nb। जो एक मॉलिक्यूल का अब वॉल्यूम ऑक्यूपाई, पहले जो मॉलिक्यूल था वो एक कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता था, तो उसका वॉल्यूम कम था। लेकिन अब एक मॉलिक्यूल जो उसको कंसिडर करे वो कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उस मॉलिक्यूल का, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का अब वॉल्यूम ज़्यादा हो चुका है। पूरा कंटेनर में मत सोचिए, एक मॉलिक्यूल के लिए सोचिए। कंसिडर वन मॉलिक्यूल, जब वो आइडियल गैस में था उसका कोई कंसिडरेबल वॉल्यूम नहीं था, वो एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता था, उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम था। तो वो जब चाहे जहाँ पे चाहे उसका पूरा कंटेनर में वो फ्रीली मूव कर सकता था, हमने ये देखा। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक रियल गैस में एक कंसिडरेबल वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो कहीं पे चाहे जहाँ पे चाहेगा वहाँ पे मूव नहीं कर सकता। एक टोटल कंटेनर में वो जहाँ पे चाहेगा वहाँ पे जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम वो पॉजेस कर रहा है। तो पहले आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल का एक कंसिडरेबल वॉल्यूम नहीं था, उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम था। एक मॉलिक्यूल में, एक आइडियल गैस में एक मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल वॉल्यूम था। फॉर द आइडियल गैस, the particular gas molecule
द पर्टिकुलर गैस molecule possessed a negligible volume. उस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं था, लेकिन रियल गैस में वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम, अब हम ये जो वॉल्यूम आता है रियल गैस में, वो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये जो वॉल्यूम था, द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस मॉलिक्यूल जो था आइडियल गैस में, जो वॉल्यूम था उसको हमने बोला था ना कि एक वॉल्यूम था जो गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है। एक गैस मॉलिक्यूल अगर फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को होता है तो वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मतलब अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आता था। यहाँ पे प्रेशर आता था क्या, एक वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो जब कोलाइड करेगा, वो जो एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट करेगा अपने कंटेनर के वाल के साथ, एंड वो एक फ्री मॉलिक्यूल अपना जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता था वो है हमारे पास जो वॉल्यूम है। लेकिन एक मॉलिक्यूल जो हमने देखा था कि उसको हमने देखा था, जो वॉल्यूम होता है वो आइडियल गैस में फ्रीली मूव करता था कहीं पे, लेकिन वो पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से कम था, मतलब नेग्लिजिबल था। लेकिन रियल गैस में वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अब वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको अगर हम बात करें एक उसी आइडियल गैस मॉलिक्यूल के साथ, तो रियल गैस मॉलिक्यूल आइडियल गैस से कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो एक रियल गैस का आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होता है। मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम आया, अब जो वॉल्यूम हमने कंसिडर किया वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा है। वो अगर आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा आ गया तो उससे जितना ज़्यादा आ रहा है उसको अगर हम आइडियल गैस के वॉल्यूम से सब्सट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा जो वॉल्यूम था आइडियल गैस के वॉल्यूम से कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा 100% कि आपको समझ में आए। प्रेशर करेक्शन हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर आ रहा था कंटेनर में ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो प्रेशर कम आ रहा था। तो उसको हमने आइडियल गैस का प्रेशर के साथ कंपेयर करने के लिए उस कमी को हमने भरा एक टर्म ऐड करके, एंड दैट टर्म इज नोन इज गिवन बाय ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का अगर हम बात करें आइडियल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ये एक ज़्यादा उसका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ये कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन आइडियल गैस में नेग्लिजिबल वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे रियल गैस में कंसिडरेबल वॉल्यूम है। तो वो पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल था कब, जब वो आइडियल स्टेट में था। लेकिन अब वो रियल गैस में उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मतलब ये वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो अगर ये टर्म भी ज़्यादा हो गया तो उससे हम एक पर्टिकुलर टर्म को सब्सट्रैक्ट करके आइडियल गैस के वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर लेंगे। जब एक बड़ा वॉल्यूम, जो हमारे पास जो बड़ा वॉल्यूम आ रहा है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से अगर हम एक टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल हो जाएगा हमारे आइडियल गैस के साथ। मतलब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड हियर इन द रियल गैस माइनस और प्लस इन बी विल बी इक्वल टू भी। सिर्फ मैंने इस टर्म को इस साइड ले आया। सॉरी गाइस, थोड़ा इशू आ रहा है स्लाइड पे मेरा, तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम आता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास प्रेशर करेक्शन टर्म गया हमारे पास। अब हम देख रहे थे वॉल्यूम के लिए।
तो एक कंसिडरेबल मॉलिक्यूल का जब वो रियल गैस में होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द आइडियल गैस, तो वो पर्टिकुलर जितना वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ रहा है उसको अगर हम रियल गैस के वॉल्यूम से माइनस कर दें तो हमारे पास रियल वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो दिस इज आवर वॉल्यूम, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, दिस इज आवर वॉल्यूम आइडियल एंड दिस इज आवर ऑब्जर्व वॉल्यूम। रियल गैस का वॉल्यूम ये है, तो भी रियल से हमने इन बी को माइनस किया तो हमारे पास भी आइडियल आ जाएगा। मतलब भी आइडियल में अगर हम एक टर्म को ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम रियल। समझ में आ रहा है आपको लोगों को? भी आई इज इक्वल टू भी आइडियल, तो भी आइडियल जो था वो कम था एज कंपेयर टू भी रियल, तो भी रियल में जितना ज़्यादा वॉल्यूम था उसमें कंसिडरेबल टर्म को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा भी आइडियल। मतलब भी आइडियल में अगर हम एक उसी टर्म को ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू भी रियल आ जाएगा। तो वो टर्म क्या है, एन बी क्या है, अब हम समझ लेते हैं कि एन बी क्या होता है, ठीक है। एंड दैट बी इज कॉल्ड आवर Van der Waals gas constant, otherwise called as that V is called excluded volume और co volume, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि न्यूमेरिकली वो कैसे डिराइव होता है। मैं आपको डिराइव करके यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको डिराइव करके दे रहा हूँ, ठीक है। बी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी को हम यहाँ पे बोलते हैं दिस इज इक्वल टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, को वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम एक कंसिडर करें एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसका रेडियस है आर। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम था आइडियल के केस में, लेकिन ये मान लीजिए कि फॉर द रियल गैस इट ऑक्यूपाई दिस कंसिडरेबल वॉल्यूम। और मान लीजिए कि अगर हम एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए मान रहे हैं वॉल्यूम, तो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। मतलब दिस इज आर, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल हैविंग रेडियस आर। तो ये सर्कल में जितना स्पेस है, ये जितना स्पेस है, और मान लीजिए कि ये जितना स्पेस है outside the around the gas molecule, this will be equal to the volume occupied by the particular gas for a particular molecule। ये हमने देखा for a diatomic molecule and this is for our particular molecule। तो particular molecule हम यहाँ पे माने हैं क्या, एंड ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डायमीटर के साथ, डायमीटर जितना होता है, एक मॉलिक्यूल का डायमीटर जितना होता है उसके अराउंड अगर हम एक सर्कल बनाए, जितना वॉल्यूम होगा वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये हमने मान लिया फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हियर इज ऑल्सो द, अगर हम एक सर्कल बनाए उसी डायमीटर के लेंथ के अराउंड आर, 2r से 2r रेडियस से अगर हम एक स्पीयर बनाए तो जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है। ओके, सो तो बायोमोलिकुलर कोलिजन जब होगा, एक मॉलिक्यूल अगर आएगा तो वो इस स्पीयर को नेग्लेक्ट करके अंदर नहीं जा पाएगा, इसी तक ही वो कंसिडरेबल डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। मतलब जब कोलिजन होगा तब वो इतना डिस्टेंस ही तक ही आएगा। और एक डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो ये भी एक कंसिडरेबल वॉल्यूम परचेस कर रहा होगा। तब जब दो मॉलिक्यूल कोलिजन होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में
वो सिर्फ इतना डिस्टेंस तक आ सकता है, इस स्फीयर को क्रॉस करके वो अंदर नहीं जा पाएगा, इस स्फीयर को वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, वो इस वॉल्यूम के बाहर ही रहेगा। ये वॉल्यूम जो है ये मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वैसे ही इसका भी एक कंसिडरेबल वॉल्यूम ऐसे आ रहा होगा कुछ। तो जब वो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उनके बीच में इतना मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, ये होगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोलिजन। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोलिजन। जब कोलिजन होगा वो और पास नहीं आ सकते, मिनिमम इतना ही पास आ सकते हैं। ये मत सोचिए कि एक मॉलिक्यूल ऐसे ही कोलिजन होता है, ऐसे कोलिजन नहीं होता। जब ऐसे ही यहाँ पे भी ये एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये एक अगर मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास, वो सिर्फ इतना स्पेस तक ही आ सकता है और पास नहीं जा सकता। मिनिमम डिस्टेंस फॉर द कोलिजन विल बी दिस, क्योंकि ये वॉल्यूम ये मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका डायमीटर जितना है वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो और एक बाहर का मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं जाके घुस नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो कंसिडरेबल स्पेस है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये होता था हमारा आइडियल गैस, इसको हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कुछ ऐड किया, टोटल टोटल ये जगह हो गया क्या, रियल गैस का वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट उसको अगर हम डिराइव करें, बी को अगर हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट रुकिए गाइस। अगर हम बात करें डेरिवेशन फॉर द बी टर्म, आपके पास क्या आ जाएगा, बी को हमने बोला कि दिस इज कॉल्ड आवर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। वो जो पर्टिकुलर डायमीटर था 2r, उससे जो सर्कल बना उसको हमने बोला दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है, इसमें r डिस्टेंस है, उससे 2r रेडियस में, इस ओरिजिन से 2r रेडियस में हमने एक स्फीयर बनाया, एंड दिस इज आवर रियल गैस का वॉल्यूम। हमारे पास जो रियल गैस होता है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपने देख लिया। तो दिस इज आवर रियल गैस का वॉल्यूम एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड आवर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है ना। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज n। मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है n। so for a diatomic molecule, this imaginary sphere will be equal to n/2। हर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने एक स्फीयर कंसिडर अगर करेंगे, 1 सेकेंड गाइस, अगर हम अगर हम हर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एक स्फीयर कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था n। तो अगर हम स्फीयर को एक कंसिडर करेंगे पर डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगर हम एक स्फीयर को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ इमेजिनरी, इसको अच्छे से लिखिएगा अपने कॉपी पे, इमेजिनरी नंबर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर विल बी इक्वल टू n/2, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n था, एंड फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल हम कंसिडर कर रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n था। लेकिन अगर हम कंसिडर करें पर डायटोमिक मॉलिक्यूल एक स्फीयर को कंसिडर करें, पर डायटोमिक मॉलिक्यूल एक स्फीयर को अगर हम ड्रॉ करके कंसिडर करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2, and the volume of the imaginary sphere is equal to the volume of the imaginary। अच्छे से सुन लिए, उसके बाद अच्छे से समझ लिए। मैं आशा करती हूँ, ये होप करती हूँ कि आपने
समझ लिया होगा क्यों हमने प्रेशर करेक्शन टर्म ऐड किया एंड वॉल्यूम करेक्शन टर्म ऐड किया। तो जो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी स्फीयर होता है दैट विल बी इक्वल टू, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई सिग्मा क्यू। हियर वी कैन कंसिडर सिग्मा इज इक्वल टू 2r। मतलब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। मतलब this is equal to 4/3 पाई r cube into 8 is equal to, मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर इमेजिनरी स्फीयर। दिस इज, इसको हमने कैलकुलेट किया, दिस वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फॉर वन स्फीयर ओनली। द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हियर इज फॉर one imaginary sphere। For the total number of imaginary sphere क्या आ जाएगा, for total the volume excluded for total number of sphere, total number of imaginary sphere is equal to, will be equal to, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे n/2 होल इंटू 4/3 पाई r इंटू 8। उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस विल बी कैंसल्ड आउट। उसको हम बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे रहने देते हैं, 2 को यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 4n इंटू 4 पाई r³ डिवाइडेड बाई 3। एंड दिस इज फॉर आवर, ये जो हमने कैलकुलेट किया था फॉर n, टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल जो था फॉर 1 मोल हमने कैलकुलेट किया था। दिस इज फॉर 1 मोल एंड फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, फॉर 1 मोल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाज n, इमेजिनरी स्फीयर इतना था ये सब था। एंड फॉर n मॉलिक्यूल, फॉर n number of mole, this is for 1 mole only, for the, that's why for number of moles, for n number of moles we have 4n, ये हो जाएगा हमारे पास एवोगाड्रो नंबर 4Na। जब भी हम नंबर ऑफ मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे तब हम एक एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस n के जगह हम n इंटू n को हम लिख सकते हैं Na, 4Na इंटू 4/3 पाई r³। दिस टर्म इज इक्वल टू b। इस टर्म को, ये बड़ा सा टर्म को हमने b से डोनेट किया, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो हमारे पास क्या आया, वॉल्यूम करेक्शन टर्म विल बी इक्वल टू, 1 सेकेंड गाइस, वेट थोड़ा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने देखा कि हमने देखा क्या, the pressure correction term is equal to an square by v square, and the volume correction term is equal to the pressure correction term, sorry, pressure correction term is equal to an square by v square। वैसे ही वॉल्यूम करेक्शन टर्म इज इक्वल टू 4Na इंटू 4/3 पाई r³। ओके, अब हमने क्यों इसको ऐड किया, क्यों उसको सब्सट्रैक्ट किया, आप लोगों को पता चला। प्रेशर क्यों हमने ऐड किया, क्योंकि हमारे पास जो एक कंसिडरेबल प्रेशर हमने माने थे उससे कम
प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था। यहाँ पे हमने माने थे कि जब प्रेशर में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता था कंटेनर के ऊपर। अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स आ गया तो वो कम फोर्स पे मूव करेगा, उसका कम वेलोसिटी हो जाएगा, इसलिए वो कम जाके प्रेशर एग्जर्ट करेगा कंटेनर के ऊपर। इसीलिए हमारे पास अब जो हमने ऑब्जर्व किया प्रेशर, उसका वैल्यू कम आ गया ऑब्जर्व प्रेशर से, आइडियल गैस प्रेशर से। इसीलिए हमने क्या किए, उसमें ऐड किए एक कंसिडरेबल वॉल्यूम, एक कंसिडरेबल टर्म ऐड किए, दैट इज इक्वल टू AN² / V²। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम के लिए, तो हमारे पास वॉल्यूम का क्या केस आया, 5 गाइस। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के केस में क्या आया, दैट ए मॉलिक्यूल जब आइडियल गैस में था तब उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम था, मतलब एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का हमने कोई वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया था। लेकिन फॉर ए रियल गैस इट ऑक्यूपाइज ए डेफिनेट वॉल्यूम। वो किसका इक्वल होता है, उसका जो एक मॉलिक्यूल अगर हम ऐसे मान ले, उसका डायामीटर जितना होगा, उससे अगर हम एक स्फीयर बनाए, वो उतना वॉल्यूम, उतना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। तो एक रियल गैस के वॉल्यूम का वैल्यू एक आइडियल गैस मॉलिक्यूल के वैल्यू, एक द वॉल्यूम ऑफ ए रियल गैस, द वॉल्यूम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो ग्रेटर हो गया किससे, जब उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम फॉर द केस ऑफ आइडियल। एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने माना था आइडियल गैस में नेग्लिजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे हमने कंसिडरेबल वॉल्यूम देखा रियल गैस में, तो नेग्लिजिबल से कंसिडरेबल वैल्यू तो हमेशा आगे ही होता है, ग्रेटर ही होगा, मतलब 0। आइडियल गैस में हमने मान लिया था वैल्यू नेग्लिजिबल मतलब 0। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट एक टर्म आया, मतलब यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया, तो मान लीजिए कि 2 वॉल्यूम, उसका वैल्यू है 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी ग्रेटर देन आइडियल गैस वॉल्यूम फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो इसीलिए उसको हमने आइडियल गैस के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करने के लिए हमने एक, ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो जितना ज़्यादा हुआ उसको अगर हम उतना कम कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा आइडियल गैस के वॉल्यूम के साथ। तो इसीलिए हमने NB को माइनस किया, एंड NB हमने आप लोगों को मैंने आपको डिराइव किया पीछे, उसका वैल्यू आता है क्या, 4Na इंटू 4/3πr3। पहले प्रेशर के लिए हमने देखा था कि दिस विल बी इक्वल टू, 1 सेकेंड गाइज, तो हमने देखा था ये, हमने ऐड किया क्या, प्रेशर में कैसे ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि उनके बीच में जो प्रेशर करेक्शन N बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ molecules पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी था हमारे पास, and the number of volume is directly proportional to the decrease in number of collision also given, also हमने ये देखा, decrease in number of collision, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना कोलिजन कम होगा वाल के कंटेनर के साथ, एंड जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना वेलोसिटी डिक्रीज करेगा टुवर्ड्स मूविंग टू द कंटेनर। एंड हमने प्रेशर माना था कंटेनर के साथ, तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कंटेनर के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो वेलोसिटी जब वो मूव करने लगेगा कंटेनर के पास, जब वो मूव करने लगेगा, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो लोग उससे पीछे ड्रैग करेंगे, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। जितना डिक्रीज किया उतना हमने ऐड कर दिया,
ताकि वो आइडियल गैस में जो कंसिडरेबल प्रेशर दिया था उसके साथ इक्वल हो जाए। वैसे ही हमने एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाला। इसका वैल्यू क्या था हमारे पास, 8 4 Na × 4/3 πr³ इतना वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा था, इसीलिए हमने आइडियल गैस का वॉल्यूम जितना था उससे इक्वल करने के लिए हमने इस पर्टिकुलर टर्म को क्या किया, माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह हमने, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास इसीलिए ये आ गया, दिस इज नथिंग बट द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस। ओके, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द रियल गैस। एंड एनआरटी तो कांस्टेंट है, एन आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो हम कांस्टेंट ही लेंगे, आर इज कांस्टेंट, एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर भी हम मेंटेन करेंगे। तो टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ प्रेशर एंड वॉल्यूम पे इंक्रीज, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट समझा, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको समझ में आया तो यस लिख लीजिएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। जो लोग भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली करते रहिए, हमेशा हमारे क्लास को देखिए, रेगुलरली हमारे क्लास में प्रेजेंट रहिए। एंड जब प्रीमियर ख़त्म हो जाएगा तब प्लीज़ कमेंट में ये लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रीमियर में जब कमेंट आप करते हैं तो वो हमें दिखता नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे भी चाहे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा। एंड अगर आप ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास गैस स्टेट भी ख़त्म हो जाएगा, और 4 या 5 लेक्चर के अंदर ही शायद गैस स्टेट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको गैस स्टेट का क्वेश्चन भी दे दूँगी। मैंने आपको क्लास में भी आज 2 से 3 क्वेश्चन भी कराए, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो अपने चेहरे में हमेशा स्माइल बरकरार रखिएगा, क्योंकि हमारे जो आप लोगों के एज में जब आप लोग होते हैं ना, तो आप लोगों का बहुत सारा डिप्रेशन होता है। किसी का कोई किस टाइप का डिप्रेशन, किसका किस टाइप ऑफ डिप्रेशन, कभी किसी का फैमिली डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में मत रहिएगा, हमेशा अपने चेहरे में जितना भी आपका सराउंडिंग में आपको जितना भी प्रेशर आ रहा है उसके एग्नेस्ट वार कीजिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, आपके अराउंड, आपके ऊपर जितना प्रेशर आ रहा है उसके एग्नेस्ट वार कीजिए, तभी आप कूल रह सकते हैं। ठीक है, कूल मेंटेन रहेंगे, अपने अंदर कूल रहेंगे। ठीक है, तो अपने चेहरे में हमेशा स्माइल रखिए, हमेशा संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब गॉड जो है वो मेरे लिए एक अच्छा प्लान बना के रखे। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, एंड जो नहीं हो रहा है उसको ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, लेकिन अपना पढ़ाई कंसिस्टेंट रखिए हमेशा। एग्जाम के लिए मिनिमम 6 आवर डेली दीजिए, क्लासेस देखते रहिए, क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको जो जो पढ़ाया उसको प्लीज़ हमेशा रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में आने की कोशिश कीजिए, नोट्स हमेशा अपडेट रखिए। लेक्चर्स में आप लोगों को मैं आपको जो रनिंग नोट बनाने को कहा था उसको प्लीज़ मेंटेन रखिए। मैं क्लास में स्लाइड में जो लिख रहा हूँ अपने रनिंग नोट में लिख लीजिएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट आ रहा है आपके दिमाग में लिखते टाइम, उसको भी अपने कॉपी में ऐड कीजिए। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूँगी, नोट्स भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को, एंड आईआईटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दे दूँगी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे उसके एक सेशन लेने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा उसको। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप प्लीज़ बोलिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सेशन एक्स्ट्रा ले लूँगी। ठीक है, प्लीज़ बोलिए आपको जो चाहिए। तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं। थैंक यू गाइज फॉर ट्यूनिंग इन विथ अस।
Physicam Academy, tuning in with Physicam Academy. So thank you, bye bye guys, stay healthy, stay safe. ठीक है, bye guys.